जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और सर, थोड़ा ये इसको सही कर दीजिए, वो चमक आ रही है। हाँ, ठीक है, और ले जाइए। हाँ, अब ठीक है, थोड़ा और ले जाइए। अब ठीक, चलिए चलिए ठीक है। तो फिर वही जोश उसी उमंग के साथ आइए, हम आज की हमारी 9वीं क्लास है, प्रैक्टिस सेट 9 लेकर। ठीक है, चलिए। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए आप पीछे न रहिए, जितना हो उसका दम लगा दीजिए। ठीक है, और अपनी मंजिल को छीन के लाना। ये मान के चलिए कि उसमें एक मेरी सीट है। ठीक है, तो वही कि रुकना नहीं तो झुकना नहीं, डर के आगे कभी झुकना नहीं, लाख बाधाएं आए मगर सीधा चल, पीछे मुड़ना नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारा प्रैक्टिस सेशन। आज का हमारा एक क्वेश्चन है, क्या दिया है? चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, में कौन सा अलंकार है? ठीक है दोस्तों, अलंकार पूछ रहा है और अलंकार बताना है। ठीक है, जरा देखिए कौन सा अलंकार देखते हैं। जब तक हम पेन लेते तब तक आप लोग जवाब भेजिएगा कौन सा अलंकार है। तो कहेंगे कि वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। तो देखिए, न इसमें अनुप्रास तो है नहीं किसी एंगल से। ठीक है, बचा क्या? वक्रोक्ति भी नहीं है। अब बचता है हमारा यमक और श्लेष। यमक क्या कहता है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है? कहेंगे जी नहीं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है। तो बचा क्या हमारा? श्लेष अलंकार। तो कहेंगे हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, श्लेष है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जोड़ा। यानी जब कोई शब्द एक ही बार रहे और उसमें अर्थ चिपके हुए हैं, यानी एक से अधिक बार अर्थ हों। ठीक है, तो कहेंगे वो कौन से शब्द है भाई जिसमें अर्थ चिपके हुए हैं? तो कहेंगे ये है हमारा वृषभानुजा और है हलधर। कैसे? तो जरा देखते हैं। वृषभानुजा, ठीक है, और क्या है? हलधर, हलधर। तो जरा इसके अर्थ देखते हैं। देखिए, एक है हल वृषभानुजा, वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ मतलब होता है बैल, अनुजा मतलब बहन होता है। तो यानी किसे कहा गया है? वृषभानुजा मतलब गाय को कहा गया है। ठीक है, और एक वृषभ की पुत्री भी है। ठीक है, वृषभ की पुत्री है, उनका नाम किसे कहा गया? वो राधा जी को बोला गया है। तो दो अर्थ हो गए इसके। अब बच गया हलधर। ठीक है, क्या बच गया? हलधर बच गया। ठीक है, तो हलधर, देखिए हलधर मतलब एक हल को धारण करने वाला, अर्थात कौन? एक बैल को भी बोला जाता है। ठीक है, और हल को कौन धारण करते थे? कहेंगे कृष्ण के भाई बलराम या बलदाऊ। ठीक है, उनको भी कहा जाता था। तो ये हमारे दो वर्ड जो इसमें चिपके हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है? आज पीपीटी कुछ बड़ी बन गई है। क्या दिया? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1903 ईस्वी या 1905 ईस्वी? यदि आपको याद है तो आप आंसर लगा देंगे, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं कि ठीक है कि आप कैसे बताएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 1893 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। ठीक है, राम नारायण, राम नारायण, शिव कुमार सिंह। ठीक है, शिव कुमार सिंह। ठीक है, संस्थापक और भी इसके, ये संस्थापक इसमें थे, इसके बाद इसके अध्यक्ष बारी बारी से बनाए जाने लगते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज कुछ ज़्यादा लंबी नहीं बनी ये, बोल्ड किए हैं तो फिर इसको विस्तृत क्यों कर दिए हैं? इतना छोड़ना चाहिए, इधर हम खड़ा हो जाते हैं। चलिए ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या ऑप्शन दिया है? कहर बरसाया, तहलका बरसाया, क्रोध बरसाया, रूप बरसाया। ये रूप कहाँ से बरसाएगा जी? अब ज्वालामुखी तो रूप बरसाएगा, रूप बिगाड़ देगा। ठीक है, क्या है? तहलका बरसाया है तो बोलने से ही अजीब लग रहा है।
ज्वालामुखी का क्रोध दिखाएगा इंसान है, कहेंगे नहीं, तो बचा क्या, कहेंगे कहर, यानी क्रोध बरसाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? हाँ, निर्देश, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 28 से 32 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यानी इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या करना है, इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं जिसे आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए जरा पढ़ते हैं, हम साइड हो जाते हैं, आप लोग भी पढ़िएगा। क्या दिया है? सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं, क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं। क्षितिज का मतलब क्या होता है? यहाँ दिया है क्षितिज। क्षितिज का मतलब है जहाँ धरती, अब जैसे आप दूर से कोई मैदान है जहाँ पर पेड़ पौधे घर द्वार नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको देखने क्या कुछ दूर बाद ऐसा लगता है कि आसमान और जमीन एक जगह सटे हुए मालूम पड़ते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं, या जहाँ धरती आसमान पास पास हों। क्या है? लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो ये नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है, मतलब धीरे धीरे हमसे दूर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। मतलब क्या उन्हें कहने का मतलब है कि जब हम दूर से देखते हैं कि धरती और आसमान एक जगह लगता है मिलते हैं, और यदि हम उसके पास जैसे जैसे बढ़ते हैं फिर वो चीज़ें उतना ही दूर बढ़ती जाती हैं। हमें लगता है कि पास पास है लेकिन होता नहीं है। कर ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। क्या है जीवन के बारे में? जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण यानी पूरी नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती है। ठीक है, फिट नहीं बैठती है। बर्नार्ड शा जीवन की एक खुली किताब मानते थे। कोई साइंटिस्ट या कोई विद्वान रहे होंगे, कह रहा है बर्नार्ड शा जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। बात सही है, ये धरती सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। इस धरती पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी, सबका इस पृथ्वी पर हक है। लेकिन मानव जैसा दलिदर धरती पर कोई नहीं है। ठीक है, सब कुछ सर्वनाश सत्यानाश करता जा रहा है। आगे क्या दिया है कि वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। इंसान का यह हक नहीं है कि उसको जीने के हक से उसको वंचित कर दे। सबको जीने का बराबर का अधिकार है। ठीक है, यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। यानी एक बहुत बड़े जीव हाथी और एक सबसे छोटा जीव चींटी, सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। ठीक है, जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। कहने का मतलब क्या है कि एक खुला आसमान जैसे देखते हैं, बिना डर के आप चाहे जहाँ भी रहें सो जाते हैं। आप ही नहीं, कोई जीव जंतु कोई भी होता है खुले आसमान के नीचे बिना डर यानी बिना भय के एक बिल्कुल निर्भय होकर क्या करता है, चैन से सोता है। उसी प्रकार क्या कर रहा है कि मानव कह रहा है कि और भी जो जीव जंतु हैं सबको उसी तरह बिल्कुल फ्री होकर यानी स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, दूसरों से उनके जीने का हक नहीं छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को यानी जो अलग हैं, मानव जाति से इतर मतलब अलग जो जीव हैं को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता है। क्या कहा गया है कि यदि दूसरों को जीने का आप अधिकार नहीं दे रहे हैं तो दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जितना आपको जीने का हक है उतना सबको जीने का हक है। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। हर इंसान का अपना अपना अस्तित्व होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। क्षितिज किसे कहते हैं? देख रहे हो यही बीच में कहाँ से आ गया। क्षितिज किसे कहते हैं? ये लगता है कुछ मिसप्रिंट आ गया, कुछ है नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्षितिज किसे कहते हैं?
जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए आपको गद्यांश के अनुसार आंसर देना है। ठीक है, गद्यांश में क्या दिया है जरा देखिए। क्षितिज क्या दिया है कि हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश में मिलते जुलते दिखाई देते हैं। क्या करते हैं? मिलते जुलते दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा बताइए? पास पास होते हैं, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते नहीं। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। पहला वाला ऑप्शन क्या था? आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया है दूसरा? कर यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, उसके बहुत से सिरे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर दिया था कि और छोर नहीं मिलता। कहाँ दिया है? कहेंगे यहाँ दिया है, और छोर नहीं मिलता। इस नज़ारे का कोई और छोर हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे क्या करें, ये नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है। अरे भाई खिसकता क्यों चला जा रहा है? क्योंकि उसकी कोई सीमा ही निश्चित नहीं निर्धारित की गई है, तो खिसकता ही तो चला जाएगा। तो क्या आंसर हुआ? जिसकी सीमा निश्चित नहीं है, जिसकी सीमा निश्चित नहीं, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, उसकी सीमा निश्चित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या दिया है? फिट और इंसान शब्द है। फिट और इंसान शब्द क्या? आगत, तत्सम, तद्भव, देशज। तो पहले समझिए तत्सम आगत क्या होते हैं? आगत विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं, जो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि भाषाओं से आए हुए होते हैं, उन्हें आगत कहते हैं। तत्सम क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत के होते हैं। ठीक है, संस्कृत के समान होते हैं। तद्भव जो संस्कृत से चलकर हिंदी में आते हैं। संस्कृत से चलकर किस में आते हैं? हिंदी में आते हैं। ठीक है, हिंदी में आते हुए तद्भव कहलाते हैं। ठीक, देशज शब्द जिनका निर्माण अपने ही देश में, मतलब बोलचाल की भाषाओं में आने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। व्याकरण इन्हें 100% मान्यता नहीं देता। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ शब्द ऐसे बोलचाल, जैसे कहते हैं ना कि बाइक को बोलते हैं फटफटिया, कोई गिर गया तो बोलते हैं धड़ाम से गिर गया। तो धड़ाम शब्द क्या है? ये सब देशज शब्द हैं। ठीक है, किसी को आप कहते हैं कि मारेंगे चटाक से भी, तड़ाक से भी, तो ये सब क्या है? देशज है। ये बोलचाल की भाषा में आने वाले शब्द हैं। चलिए हमको आंसर क्या है? फिट और इंसान। तो पता है हमारा ये दोनों क्या है? ये फिट है अंग्रेजी भाषा का शब्द, और ये इंसान है अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, और ये दोनों क्या है? विदेशी शब्द, यानी हिंदी के नहीं है, अंग्रेजी के, ये अरबी के। तो क्या हुए? आगत हुए। हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? खुली पुस्तक से, सभी जीवों से, क्षितिज से, या पढ़ी जा रही पुस्तक से? चलिए एक बार देख लेते हैं किससे दी है, आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है, ये रहा बर्नार्ड शॉ। कहीं लिखा था यहीं पर, जरा देखिए, नज़रें सबकी पहुंच रही है। कहेंगे हाँ पहुंच तो रही है, लेकिन हमारी गड़बड़ा रही है भाई। कहाँ देखे थे? ठीक है, चलिए ये रहा। ठीक है, करा बर्नार्ड शॉ। ठीक है, कहाँ गया जी? यहाँ है। ठीक है, हमारी नज़रें गड़बड़ा गई। ये रहा, बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे। तो आंसर भी हमें मिल गया। क्या मानते थे? खुली किताब। तो ये रहा हमारा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पहला ही है, खुली पुस्तक से या खुली किताब से बात वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते हैं, किसी को जीने का अधिकार छीन लेते हैं। लास्ट में आपने पैराग्राफ पढ़ा था कि जीने के अधिकार से वंचित कर दें। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? कहेंगे सी होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। कौन सा? सी वाला।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32 थे, 28 बचते जो गद्यांश के। अब आते हैं हमारा ये वाला, कह दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं। देखिए जो रेखांकित था वो ये था, ठीक है। हमारे टाइपराइटर जी कभी कभी लगता है सावन का महीना है, भोले जी का प्रसाद ले लेते हैं, इसी में गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। क्या है कि मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं। अब आकांक्षा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इच्छा करता हूं, वासना करता हूं, कामना करता हूं या आराधना करता हूं। तो क्या करता हूं, सोच के बताइए तुरंत। कहेंगे कामना करता हूं, सुखी जीवन की कामना करता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा शुद्ध वर्तनी बताएं। लालसा, सोड़ित, सोनित, मत्स्य। क्या होगा सभी लोग सोच समझ के बताइएगा, ठीक है। कहेंगे सोड़ित है शुद्ध वर्तनी। सोड़ित का मतलब होता है रक्त, खून, ठीक है। लालसा में ये सब होता है, लालसा, ठीक है। ये तो यही चीज लिखी हुई है सोड़ित। ये होता है मत्स्य, मतलब मछली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। क्या है 34 नंबर। 35 गीदड़ भपकी मुहावरे का अर्थ बताइए। धोखा देने का प्रयास, जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी, अपशब्द कहना। तो बोलते हैं काहे गीदड़ भपकी कर रहे हो, तुम्हारी गीदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं हैं। मतलब ये झूठ मूठ को हमको डराओ वराओ नहीं, ठीक है। तो क्या है सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है सम्मुख का विलोम क्या होगा। सम्मुख का विलोम जरा आप लोग बताइएगा तो सम्मुख का विलोम क्या होता है, ठीक है। क्या होगा उन्मुख, प्रमुख, मुख, विमुख। तो क्या होगा कहेंगे सम्मुख का विलोम होता है विमुख। सम्मुख मतलब मुख के सामने, विमुख मतलब मुख के विपरीत, ठीक है। उन्मुख का भी क्या होता है विमुख होता है, इसका भी विलोम विमुख होता है। यानी कह सकते सम्मुख और उन्मुख क्या है पर्यायवाची हैं, ठीक है। प्रमुख यानी गौड़ होता है, ठीक है। अब मुख का प्रतिमुख होता है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न के तरफ। और ये रहा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। 37 क्वेश्चन की दोस्तों रीजनिंग इसमें हिंदी आने वाली है, जिसमें हम इसको 2 पार्ट में करके पढ़ा रहे हैं। इसका पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 8 में पढ़ा दिया था, सेट 8 में, और ये आज की हमारी 9वीं वीडियो है, ठीक है। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे की नहीं है मुझे आवश्यकता। भैया तो सीधे दिख रहा है किसमें, डी में। आवश्यकता होता है आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता ये इसका शुद्ध होता है, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा आज का 37वां प्रश्न। चलिए दोस्तों तो 15 अगस्त भी आ रहा है। जैसा कि हर इंसान 15 अगस्त की इस देशभक्ति में डूबा रहता है, तो आपको एक देशभक्ति शेर सुनाते हैं कि जान दे सकते हैं जागीर नहीं दे सकते, इस भारत की तस्वीर नहीं दे सकते, जब तलक रिश्ता कायम है सांस में, हम किसी हर हाल में कश्मीर नहीं दे सकते, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को समाप्त करते हुए और आप लोगों को जय हिंद। चलिए।